हाँ, तो मैं यहाँ था कि ये जो मेरा फील्ड यूनिट से जो सप्लाई आ रही है, टोटल 1 to 8 फील्ड यूनिट कनेक्टेड फ्रॉम EM08 1 कार्ड। शेयरिंग कर, शेयर कराने का। तो इसके अंदर आपका देखिए जो DACFU डिजिटल एक्सेल काउंटर फील्ड यूनिट 1 to 8 ये कनेक्ट रहती हैं किससे? EM08 कार्ड से, एक EM08 कार्ड से। इसी टाइप से फील्ड यूनिट जो 9 to 16 होगी वो सेकंड EM08 कार्ड से, एंड सो ऑन। अब ये जो इससे रिलेटेड जितने भी ट्रैक सेक्शन होंगे वो ट्रैक सेक्शन किससे? मेरे इस रिले ड्राइवर कार्ड से करेंगे। तो यहाँ से जो सप्लाई आई ये पल्स जनरेट करेगी, पल्स जनरेट करके रिले ड्राइवर कार्ड को पल्स भेजेगी इसके थ्रू, बस बार के थ्रू, और कम्युनिकेट करके ये रिले ड्राइवर को पल्स भेज देगा और रिले जो है ड्राइव हो जाएगी, VR रिले मेरी पिकअप हो जाएगी। तो अभी कुछ जगह अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है अपने यहाँ, एक मिनट। કોવિડ-19 ફેલાતો રોકવા માટે આપણે ઘરની અંદર જ રહેવું हाँ, જોઈએ नमस्ते। માત્ર नहीं नहीं, अभी आगे बढ़ा इसको तो हो ही तो चालू कर, बढ़ा दी, चालू कर दी, क्लास चालू कर दी आगे भी। अरे चालू થયું नहीं नहीं, वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। હા ડાયલ ડાયલ કરીને ખાલી એ જ લિંક પર દબાઈ દેજો ચાલુ થયું છે। तो ये जो EM08 कार्ड के रिलेटेड जो भी सेक्शन होंगे वो रिले ड्राइवर कार्ड को पल्स मिलेगी और पल्स से रिले ड्राइव हो जाएगी, VR रिले पिकअप हो जाएगी। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि अभी कुछ जगह इंटरफेस सर्किट के अंदर हमें प्रॉब्लम्स मिल रही हैं, तो ये आप आगे भी ध्यान रखिएगा थोड़ा कि इंटरफेस सर्किट के अंदर ही एक गलती आ रही है कि VPR रिले जो एक्सेल काउंटर की TPR बनाई है, तो वो इंटरफेस के अंदर QSPA रिले लगा रहे हैं। तो जहाँ पे भी QSPA रिले लग रही है, एक तो पहले से ही VR हमारा ये इतना प्रोसेस करने पे स्लो टू पिकअप हो ही जाता है। VR कभी भी एट अ टाइम जैसे सेक्शन क्लियर होता है वैसे पिकअप नहीं होता, कुछ मिली सेकेंड्स के बाद ही पिकअप होती है, और आप QSPA लगा के और स्लो टू पिकअप कर दे रहे हैं। तो जहाँ जहाँ छोटे ट्रैक सेक्शन बने हुए हैं और गाड़ी कोई फास्ट मूवमेंट हो जा रहा है, तो वो हमारा सर्किट आइडेंटिफाई नहीं कर पाता और ERRB RRB करना पड़ रहा है हमें। तो जहाँ जहाँ ऐसे फॉल्ट हैं, आपको अगर बार बार ERRB या RRB कर रहे हैं तो वहाँ पे आप प्लीज, और पैरेलल सेक्शन लगा हुआ है कि एक्सेल काउंटर के साथ DC ट्रैक सर्किट पैरेलल है, तो उस जोन में प्लीज आप देखिए कहीं गलती से QSPA रिले तो नहीं लगा दी गई है। जहाँ नए इंस्टॉलेशन है, जैसे मैं रनोली की बात करूँ, चाहे बाजवा में अभी लगेगा, छायापुरी में मेरे को 3 जगह रिले ऐसी मिली, मैंने चेंज कर दी उसे, QSPA से उठा के QN1 रिले बना दिया, तो वो मेरा फॉल्ट हट गया। तो जहाँ पे भी आप ये ध्यान रखिएगा, VPR रिले जो भी एक्सेल काउंटर की रिपीटर रिले बनी हुई है वो गलती से भी QSPA रिले ना बनाई जाए। अब ये आपका रहता है सेंट्रल इवैल्यूएटर का लेआउट। यहाँ पे आप देखिए 3 CPU जो मैंने आपसे बोला 2 out of 3 मोड में वर्क करता है, तो 3 CPU हैं, CPU A, CPU B, CPU C। ये सारा सप्लाई जो आ रही है तीनों को जा रही है, तीनों के इंडिकेशन अलग अलग रहते हैं, LED ब्लॉक दिया रहता है जिसके अंदर हम चेक करके उससे एरर कोड देख सकते हैं कि उसका एरर क्या है। और ये ओवरऑल स्टेटस LED रहती है कि पूरे सिस्टम का स्टेटस क्या चल रहा है। ये इंडिविजुअल CPU की LED रहेंगी, ये पूरे सिस्टम की LED रहेंगी। अब ये आपस में सब कनेक्टेड है किससे? मल्टीप्लेक्सर से और शेयरिंग लॉजिक। मल्टीप्लेक्सर क्यों? क्योंकि हमारे पास फील्ड से बहुत सारे इनपुट्स आ रहे हैं और आके उसे सिंगल इनपुट्स में कंबाइन करके वो इंडिविजुअली CPU को दे रहा है, तो इधर इसलिए मल्टीप्लेक्सर यूज करा। अब इंडिविजुअल के मॉडेम्स हैं, आप देखिए सबके मॉडेम्स लगे हुए हैं। अब यहाँ पे क्या है, आपका आउटपुट जनरेट करेगा। आउटपुट किससे करेगा? जो VR रिले को पिकअप कराने के लिए इवेंट को, डेटा को जो मॉनिटर करना है वो इवेंट डेटा लिंक से, वो भी कनेक्टेड मल्टीप्लेक्सर और CPU से रहता है। रिले स्टेटस वापस रीड बैक, जो मैंने आपसे बोला कि मेरा जो सेल एक्सेल काउंटर है वो रीड बैक लेता है, और कोई भी रिले आपने निकाली तो वो सेक्शन फेल हो जाएगा, तो वो रिले स्टेटस को कि वो फेल है
या राइट है, उसका स्टेटस भी ये रीड बैक करता रहता है कंटिन्यूअसली। अब ये डिफरेंट मॉडल से तो हमें ज़्यादा मतलब है नहीं, क्योंकि हम लोग जो आ रहा है चेक हो चुका है, या तो 8 dB का मॉडल होगा, या 16 dB का मॉडल होगा, या 24 का, 40 का, ये सारे मॉडल्स हम यूज़ कर सकते हैं। मैक्सिमम मैंने आपको बोल दिया 40 dB हम यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अलग अलग आते हैं, 8 dB का मॉडल आता है, 16 का आता है, 24 का आता है। अब अपने स्टेशन पे कौन से डीपी का लगने वाला है वो कॉन्ट्रैक्टर के क्या सप्लाई में लिखा हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे आप ये देखेंगे सामने से अगर जो दिखते हैं, अगर 8 dB का होगा तो 8 dB के अंदर मेरा सिंगल EM0 कार्ड ही लगेगा, लेकिन ये डीसी डीसी कन्वर्टर अलग अलग लगेंगे। देखिए 24 वोल्ट इस डीसी डीसी कन्वर्टर को मिलता है, 5 वोल्ट, 24 वोल्ट, 12 वोल्ट, 15 वोल्ट, ये सब में जनरेट करके इन सब सप्लाई को उधर भेजता है। बाकी देखिए डमी है प्लेट 2। अब यही 8 की जगह 16 हो जाता तो यहाँ EM0 कार्ड, रिले ड्राइवर कार्ड, ये डमी प्लेट कम हो जाती और ये कार्ड यहाँ पे एड ऑन हो जाता। तो ये देखिएगा 16 में आपका एड ऑन हो गया, तो 2 EM0 कार्ड आपका, डमी प्लेट कम हो। इसी तरीके से 16 की जगह 24 होगा तो ये तीसरी डमी प्लेट भी गायब हो जाएगी और वहाँ पे EM083 आ जाएगा और रिले ड्राइवर कार्ड आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से मैं 40 मतलब 5 EM08 कार्ड अकोमोडेट कर सकता हूँ। फर्स्ट, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। कॉन्फ़िगरेशन कार्ड के अंदर मेरा लॉजिक इंस्टॉल रहता है जो अपना EI के अंदर CPU कार्ड में रहता था, उसी तरीके से इसका जो लॉजिक बनेगा वो उस कॉन्फ़िगरेशन कार्ड के अंदर अपलोडिंग। बैक पैनल की इसकी कुछ प्री वायर्ड सिस्टम है, ये पूरा तो हमें नहीं जानना है कि कौन सा कपलर कहाँ जा रहा है, कौन सा वायर कहाँ जा रहा है। वैसे सब पे लिखा हुआ रहता है, नंबरिंग सब पे लिखी रहती है कि कौन से MS कपलर का वायर कौन सी जगह लगा हुआ है। अगर आप बैक साइड देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, और डिटेल में चाहिए तो ये सेल की साइट पे अवेलेबल है बिल्कुल, आप आराम से डाउनलोड करिए और उससे आप इंडिविजुअल आप देख सकते हैं। इसका साइज देख लीजिए, साइज कितना होता है। मैकेनिकल रैक का जो साइज होता है वो 600 बाय 800 बाय 1800 का साइज रहता है। हमारा एक एवेल्यूटर का जो साइज पूरा कंप्लीटली आता है, सेंट्रल एवेल्यूटर का साइज जो है वो 600, 800, 1800, और इसका पावर कंजप्शन जो है वो 12 वॉट मैक्सिमम 12 वॉट तक कंज्यूम कर सकता है। 12 वॉट कब करेगा? जब मैं 40 के 40 ट्रैक सेक्शन यूज करूंगा तब। MSGAC यार्ड में हम कभी भी यूज कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म लाइंस जो बर्थिंग ट्रैक होते हैं उसमें लगा सकते हैं, पॉइंट जोन में लगा सकते हैं, सिंगल लाइन जो सेक्शन है उधर लगा सकते हैं, या ऑटोमेटिक सेक्शन में लगा सकते हैं। सब तो आपको मालूम है। अब यहाँ पे बात करेंगे हम कॉन्फ़िगरेशन की। जैसे हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो प्रोग्रामिंग के लिए सबसे पहले हमें कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा बहुत मालूम होना चाहिए। कॉन्फ़िगरेशन के लिए आप देखेंगे जैसे एक ये सेक्शन लेके रखा है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, और टोटल मिला के यहाँ पे ये नंबर गलत है थोड़ा, ये 3 एक होगा तो एक 4 होगा। आप तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हम लोग मानते हैं इसका कि ये फील्ड यूनिट आपका एक ये ट्रैक सेक्शन है, ये डीपी लगी है फील्ड यूनिट, ये फील्ड यूनिट, सेकंड फील्ड यूनिट, थर्ड फील्ड यूनिट, ये आपका पॉइंट जोन है। गाड़ी का जो मूवमेंट है, इसके यहाँ से कहीं से आवाज आ रही है, तो गाड़ी का डायरेक्शन, आप ट्रेन का डायरेक्शन देखिए फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है। तो सबसे पहले जब गाड़ी एंटर होगी सेक्शन नंबर 1 में, तो ट्रैक सेक्शन 1 में जैसे ही एंटर होगी तो ये डीपी से DACFU नंबर 1 से एंट्री हो रही है। तो यहाँ पे जो पहला सिग्नल का ये रहता है ये 21 किलोहर्ट्ज का रहता है, ये 23 किलोहर्ट्ज का रहता है। तो 21 से 23 ये एड ऑन हो रहा है और ट्रेन सेक्शन के अंदर एंट्री हो रही है।
जब ट्रेन सेक्शन के अंदर एंट्री हो रही है तो व्हील का काउंट एडिशन होना चाहिए। तो सेक्शन नंबर 1 के लिए आप पल्स अगर देखेंगे तो हमें DACFU 1 को पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन में देना होगा, मतलब जितने भी व्हील होंगे वो पॉजिटिव होंगे। अब यहाँ देखिए गाड़ी या तो सेक्शन नंबर 2 की तरफ जा सकती है या सेक्शन नंबर इधर से जो सीधे मेन लाइन है मेन लाइन भी जा सकती है। अब गाड़ी जब मेन लाइन जा रही है तो ये जो व्हील यूनिट नंबर 3 है, जितने इसमें इन हुए हैं प्लस हुआ है, तो सेक्शन को क्लियर करने के लिए इतने हमें माइनस करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए हम मैथमेटिक का फॉर्मूला है नॉर्मली इसके अंदर कि अगर 5 प्लस करा है तो 0 करने के लिए हमें 5 माइनस करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से आपका ये सेक्शन देखिए, सेक्शन 1 के अंदर जितनी व्हील मेरे इन हुए हैं और इसको मैंने अगर पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन में लिया है, तो जो आउटपुट वाले डीपी होगी उसको मेरे को नेगेटिव कंट्रीब्यूशन लेना पड़ेगा। ये देखिए, ये नेगेटिव कंट्रीब्यूशन। इसी तरीके से गाड़ी लूप लाइन में भी जा सकती थी, तो सेक्शन नंबर 1 के लिए ये नेगेटिव होगा, ये देखिए एज नेगेटिव कंट्रीब्यूशन फॉर सेक्शन नंबर 1। तो सेक्शन नंबर 1 के लिए फील्ड यूनिट नंबर 1 ट्रीटेड एज पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन एंड फील्ड नंबर 2 एंड 3 ट्रीटेड एज नेगेटिव कंट्रीब्यूशन। तो ये दोनों जो रहेंगे आपके नेगेटिव कंट्रीब्यूशन करेंगे। अब ये देखिए, लेकिन इसके आगे अगर गाड़ी जाएगी तो ये नेक्स्ट सेक्शन, अगर सेक्शन 2 की बात करूं तो ये फील्ड यूनिट जो है 2, सेक्शन नंबर 2 के लिए एंट्री है, तो जो भी एंट्री एंड होगा वो पॉजिटिव करेगा, एग्जिट एंड नेगेटिव करेगा। तो सेम डीपी यूज्ड एज पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन फॉर सेक्शन 2। तो यहाँ मेरे को सबसे पहले क्या है कि मेरा नाम डिसाइड करना पड़ेगा मेरे को उसका, कि ये DP1 है, DP2 है, DP3 है, DP4 है। सारी डीपी का जब मैं लेआउट में बना लूंगा तो किस सेक्शन के कौन सी डीपी एंट्री का काम कर रही है, कौन सी डीपी एग्जिट का काम कर रही है। जो डीपी एंट्री का काम करेगी वो कंट्रीब्यूशन करेगी पॉजिटिव, और जो डीपी एग्जिट का काम करेगी वो सारी डीपी का काम करेगा किसका, नेगेटिव। तो मान लीजिए इसका नाम DP1 था पहले डीपी का, तो डीपी इसकी प्रोग्रामिंग कैसे हो जाएगी सेक्शन 1 की, सेक्शन 1 इज इक्वल्स टू DP1 प्लस DP2 माइनस DP3 माइनस। तो ये सेक्शन नंबर 1 की आपकी प्रोग्रामिंग तरीके से हो जाएगी, एंट्री एंड DP नंबर 1 प्लस DP नंबर 2 माइनस DP3 माइनस। इसकी स्क्रीन कैसे आती है, प्रोग्रामिंग स्क्रीन कैसे आती है, वो नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे, तो उसको मैं डायरेक्टली खोलूंगा। आज सिर्फ ओवरव्यू जो है ओवरव्यू आपको बता रहा हूँ। अब सेक्शन नंबर 2 की प्रोग्रामिंग कैसे हो जाएगी, DP2 प्लस एंड DP3 माइनस। तो ये सेक्शन 2 की प्रोग्रामिंग है। तो आप देखिए कि जिसके लिए हमारे कंपनी वाले आके लाखों रुपए ले रहे हैं, उसकी प्रोग्रामिंग एक्चुअल में क्या है, सिर्फ प्लस माइनस करने का वो हम लोगों से आके लाखों रुपए ले लेते। तो ये आपका इसकी डायरेक्टली प्रोग्रामिंग है, और इसका प्रोग्रामिंग क्योंकि ये गवर्नमेंट कंपनी है सेल, तो इसके सारे सॉफ्टवेयर जो है वो इजीली अवेलेबल रहते हैं उनकी साइट पे। जो प्राइवेट कंपनी होती है लाइक एल्डाइन का आपको सॉफ्टवेयर नहीं मिलेगा, तो इसलिए एल्डाइन के लिए आपको मजबूरी है कि आपको साइट से ही उनसे मांगना पड़ेगा और कंपनी से रिक्वायरमेंट जनरेट करनी पड़ेगी। बट सेल के लिए आपका क्या पॉजिटिव पॉइंट है कि इसके जितने भी प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर भी हैं वो इजीली अवेलेबल है उनकी साइट पे। उनकी साइट पे जाइए, डाउनलोड करिए, आपको जो चेंजेस करने हैं आप चेंजेस कर सकते हैं। अब माउंटिंग के लिए है इसका कि जिग आती है, जबकि हमने देखा है कि सबके होल फिक्स होने चाहिए, सबकी ड्रिल बिट फिक्स होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारे ड्रिल बिट में लिखा था 14 mm और हम 16 mm से होल कर दें। तो कई बार होगा कि आपके एक्सेल काउंटर फेल होने चालू होंगे, या हो सकता है कि जितनी हाइट रखनी थी हमने हाइट उतनी नहीं रखी। तो अब इसका कॉन्फ़िगरेशन किस टाइप से कितना रखना होता है ये अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में अभी आपका आ जाएगा। मार्किंग ड्रिल एक्सेल काउंटर को फिक्स करने के लिए जिग है जो कंपनी की तरफ से प्रोवाइड करा हुआ है। अब कंपनी को इसे जैसे हम करेंगे तो टॉप ऑफ द रेल पे हमें रख के टाइट करना, और टाइट करने के बाद 3 होल पे हमें पंच के थ्रू मेंटेन करना। जो होल का आपने पंच से मेंटेन करा है उसको आप एक बार चेक भी कर सकते हैं वाया इंची टेप कि वो पहला होल जो है 0 पे होना चाहिए, सेकंड 170 mm एंड थर्ड वन इज 340 mm पे। 0, 170 एंड 340 ये तो जनरली आपके फिक्स हो जाएंगे। हमारे यहाँ जब भी TRR होता है या फिर हम लोग एक्सेल काउंटर के डीपी को चेंज करते हैं, हम लोग मेन ध्यान रखना भूल जाते हैं इसका, कि जो होल होने चाहिए
वो टॉप ऑफ द रेल से 88 mm होना चाहिए। ये 88 से लेकर 92 तक काम करता है, मतलब 92 तक इतने फेलियर नहीं आएंगे, लेकिन आइडियल जो कंडीशन इनने सेल ने देके रखी है वो 88 mm देके रखी है कि टॉप ऑफ द रेल से 88 mm पे ही होल होने चाहिए, जो जेक आपकी रखी है। तो आप होल करने से पहले इसकी मार्किंग जरूर चेक कर लीजिए कि टॉप ऑफ द रेल से 88 है या नहीं। अगर 88 नहीं है तो आपका कई बार मिस काउंटिंग होने के चांसेस रहेंगे। तो हमारा मेन ध्यान क्या रखना है कि हमारी सिस्टम के अंदर होल, क्योंकि एल्डाइन के अंदर हम एडजस्ट कर सकते थे कि हमारा जो टीएक्स की कॉइल है, हम टीएक्स को थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं, लूज करते हैं, लूज करके ऊपर नीचे करके उसकी फ्लक्स की वैल्यू इंटरचेंज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। बट सेल के अंदर फिक्स आता है, हम इसमें कोई वेरिएशन नहीं कर सकते। तो वेरिएशन नहीं करने के कारण से अगर एक बार गलती हो गई, होल में थोड़ा भी मिसमैच हो गया, तो वो हमेशा फेलियर देता रहेगा बीच बीच में। तो फेलियर नहीं हो, तो इसलिए होल करने से पहले हमें मेन ध्यान ये रखना है कि जो होल है वो 0, 170, 340 पे हो और टॉप से 88 mm पे होल होना चाहिए, उससे नीचे नहीं। 92 तक अलाउड है, 92 से नीचे जितना जाएगा आपके बार बार मिस काउंटिंग होना चालू हो जाएगी। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है कि भाई हमारे पास हर बार उतने सेम mm की तो ड्रिल बिट होती नहीं है। गैंग वाले आएंगे बोलेंगे नहीं नहीं हमारे पास तो 16 mm की ड्रिल बिट है, हम 16 mm से ही होल करेंगे। तो लेकिन एज पर रूल जो है अगर हम 14 mm का करेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो हम डाल रहे हैं वो 13 mm का 12 mm का बोल्ट डालता है। 2 mm का इसके अंदर एडजस्टमेंट के लिए देके रखा हुआ कि कॉइल को थोड़ा सा ऊपर नीचे, अगर गलती से 88 की जगह 90 हो गया तो उसे 88 लाने के लिए हमें 2 mm का डिफरेंस आता है। अब आपने 16 mm कर दिया तो 4 mm का डिफरेंस दे दिया। अब कई बार वाइब्रेशन से क्या होगा, वो धीरे धीरे नीचे जाएगी, फिर फेलियर होना चालू हो जाएगा। तो जिस भी एक्सेल काउंटर का जो होल का डाया है हमें उसको फॉलो करना चाहिए। सेल के लिए फॉलो करने के लिए दिया हुआ है 14 mm का डाया, तो हमें जितने भी सेल के अंदर होल करना है, ड्रिल करना है, वो 14 mm का करना है। ट्रांसमीटर रिसीवर, वो तो फ्रॉम द डे वन जब से हम एक्सेल काउंटर लगा रहे हैं एक चीज फिक्स है, रिसीवर कॉइल इसलिए थोड़ी लंबी रहती है। रिसीवर हम हमेशा अंदर लगाते हैं, क्योंकि जो व्हील चलता है, जो हमारा एक्सेल चलता है, एक्सेल अंदर साइड चलता है, बाहर साइड नहीं होता उसका पार्ट। जो मेन पार्ट रहता है जिससे वो पकड़ के चलती है वो अंदर रहती है। तो इसलिए रिसीवर का लेंथ भी लंबी रहती है कि अगर कभी आपको किसी को कंफ्यूजन हो कि इसमें टीएक्स कौन सा है, आरएक्स कौन सा है, तो जो भी लंबा पार्ट दिखेगा जिसमें लंबी चीज दिख रही है वो आपका रिसीवर होगा, और जो छोटा सा एकदम कॉम्पैक्ट टाइप का दिख रहा होगा वो ट्रांसमीटर होगा। तो ट्रांसमीटर बाहर लगाएंगे, रिसीवर अंदर लगाएंगे। तो ये हमेशा ध्यान रखना है आपको कि जो कॉइल की फिक्सिंग हो रही है वो ट्रांसमीटर रिसीवर कॉइल के अंदर, ट्रांसमीटर आउटसाइड एंड रिसीवर इनसाइड करे। अब इसमें M12 मतलब 12 mm के और 100 mm लेंथ का 3 नट बोल्ट यूज होते हैं जो स्ट्रेट जाएंगे। और ये ध्यान रखना है कि चेक नट लगाना जरूरी है। चेक नट मीन्स चेक नट जिसको बोला जाता है जिसके ऊपर नायलॉन का वॉशर अटैच हो। जनरली हमारे यहाँ प्रेफर क्या करते हैं कि एक बोल्ट के ऊपर दूसरा बोल्ट लगा देंगे, बोल देंगे वही चेक नट है। लेकिन चेक नट वही होता है जिसके अंदर नायलॉन वॉशर अटैच होता है, जिससे वो अपोजिट डायरेक्शन में घूमता नहीं है। तो हमें कोशिश यही करनी है कि चेक नट पे हमें नायलॉन वॉशर वाला ही यूज करना है, तो जिससे लूज ना हो कोई भी चीज। ट्रांसमीटर कॉइल असेंबली जो मैंने आपसे बोला कि 2 रेंज की यूज होती है, 21, 23। जब ये ट्रांसमिट उतने का कर रहा है तो रिसीवर भी हमें उतने ही फ्रिक्वेंसी का चाहिए, 21, 23। ट्रांसमीटर आउटर साइड ऑफ रेल एंड रिसीवर इनर साइड ऑफ द रेल। एक और मेन जो कई बार ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन प्रॉब्लम कर देते हैं, वो यहाँ पे एक चीज आप देखिए कि ट्रांसमीटर कॉइल और रिसीवर कॉइल जो रहते हैं वो कभी भी दोनों को, ट्रांसमीटर रिसीवर को एक ही पाइप में हमें नहीं डालना। ये आप देखिए, सेपरेट पाइप शुड बी यूज्ड फॉर ट्रांसमीटर कॉइल एंड सेपरेट पाइप शुड बी यूज्ड फॉर रिसीवर कॉइल।
ये हमें मेन ध्यान रखना है जब भी हमारे यहाँ इंस्टॉलेशन हो रही है। कई बार कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं, मेरे यहाँ ही करा था छायापुर के अंदर, उनने अपने पाइप बचाने के लिए उनने TXRX कॉइल को एक ही पाइप में पहले डाल दिया था। फिर बाद में बहुत टाइम लगा और सेपरेट हुई, फिर उन्हें सेपरेट करा और सेपरेट करने में टाइम लगता है ज़्यादा। एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन ईजी पड़ता है, तो इंस्टॉलेशन के टाइम पे हमें सबसे पहले यही ध्यान रखना है कि TXRX कॉइल को अलग अलग पाइप में ही डाला जाए। हाँ, ये एक और इम्पोर्टेंट है यहाँ पे सेल के अंदर, क्योंकि ये फिक्स आ रहा है। जो कॉइल का सेटअप है वो फिक्स है, मतलब 21 23 दोनों आपस में अटैच रहता है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि अगर हमारा 21 किलोवाट्स का सिग्नल का RX खराब हो गया तो हम सिर्फ 21 का चेंज कर पाएंगे। हमारा RX की जो कॉइल आती है वो फिक्स आती है, मतलब बड़ी आती है, दोनों जुड़ी हुई रहती है, तो दोनों को ही चेंज करना पड़ेगा। तो जब ये फिक्स कंडीशन में है, तो जो एंट्री एंड और एग्जिट एंड का, अगर हमने अपने पूरे लाइन में, जैसे मान लीजिए आपको यार्ड लेआउट को कंप्लीट करना है और आपने सबसे पहली डीपी जो लगाई वो डाउन लाइन पे पास वाली रेल पे लगा दी, मतलब अगर आप खड़े हुए हैं तो आपके मान लीजिए लेफ्ट हैंड वाली रेल पे लग गए, आपने एक ही तरफ मुंह करके खड़े रहना है। जैसे मान लीजिए अगर मैं कहीं पे भी हो रहा हूँ, आप बड़ौदा की तरफ मुंह करके खड़े हो जाइए और आपकी पहली डीपी लेफ्ट हैंड रेल पे लग गई है डाउन लाइन पे, तो अप लाइन पे भी आपको बड़ौदा की तरफ मुंह करके लेफ्ट हैंड वाली रेल पे ही लगना चाहिए सेटअप। ऐसा ना हो कि आपने उसको भी नियर करने के चक्कर में उसको राइट हैंड साइड पे लगा दिया। अगर उसको राइट हैंड साइड पे लगा दिया तो आपका काउंटिंग नहीं होगी, जो अप डाउन क्रॉसओवर से मूवमेंट होगा। ऑटो सेक्शन में आप कोई सी भी रेल प्रेफर कर सकते हैं, बट यार्ड एरिया के अंदर क्योंकि पॉइंट जोन आ जाता है, गाड़ी अप से डाउन में भी जाएगी, तो अगर हमने यार्ड एरिया में एक रेल को फिक्स कर लिया है एक तरफ मुंह करके, तो हमें उसी रेल को हमेशा फिक्स रखना है अपने लिए, हम दूसरी रेल पे कभी भी नहीं जा सकते। इसको बचाने के लिए डिफ्लेक्टर प्लेट्स होती हैं हमारी कॉइल को बचाने के लिए, जिसको हम जनरली माउंट जो करते हैं वो 30 to 40 mm हमारी कॉइल से करते हैं, मतलब 40 सेंटीमीटर से ज़्यादा दूर ना ले जाए। कई बार आपने देखा होगा कि उठा के वो एक स्लीपर छोड़ो दूसरे स्लीपर तक लगा दिया। ये मेन काम क्या कर रहा है, हैंगिंग पार्ट से बचाने के लिए। अब हैंगिंग पार्ट जब उसमें टकराएगा तो उसके अंदर जो उन्हें कैलकुलेट करके रखा है वो करा हुआ है 30 to 40 सेंटीमीटर, मतलब हमारी जो डिफ्लेक्टर प्लेट्स लगेंगी वो कॉइल से 30 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर ही होनी चाहिए, ना उससे ज़्यादा पास ना उससे ज़्यादा दूर। अब लोकेशन बॉक्स, इसके अंदर लोकेशन बॉक्स जो बताया हुआ है वो इनने OEM के अकॉर्डिंग जो उनका है, उनका लोकेशन बॉक्स कुछ इस टाइप से रहता है, लेकिन हमारे यहाँ कहीं पे भी लोकेशन बॉक्स इस टाइप से रहते नहीं है। हम लोग जनरली प्रेफर कर रहे हैं हाफ लोकेशन बॉक्स के अंदर लगाना, तो हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा वो इस टाइप के बॉक्स नहीं मिलेगा, माउंटिंग नहीं मिलेगी। हमारे यहाँ हाफ लोकेशन बॉक्स के अंदर ही माउंटेड होगा सारा सेटअप। तो जो RCC इसके अंदर जो दे के रखा है वो हमारे कोई मतलब का नहीं है, इतना RCC का फाउंडेशन इतना करना है, इतने बाय इतने का रखना है, इतने बाय इतने का बॉक्स होना चाहिए। हमारे यहाँ जो RCC का फाउंडेशन जो भी होगा वो सब फॉलो किसका होगा, हमारा हाफ लोकेशन बॉक्स, एनी हाफ। अब जो मैंने आपसे बोला कि हर डीपी की एड्रेस अलग रहता है, तो उसके अंदर डिप स्विच रहता है। डिप स्विच को राइट साइड जाएंगे तो ऑन या जीरो बिट काउंट होगा। ये ध्यान रखिएगा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम जब भी कभी पढ़ते थे तो उसके अंदर ऑन का मतलब 1 होता था, लेकिन जब साइड पे आता है, साइड पे आके ऑन का मतलब 0 हो जाता है, ऑफ का मतलब 1 हो जाता है एड्रेसिंग का इनका। तो जहाँ पे भी ऑफ लिखा है वो 1 ट्रीट होगा, जहाँ ऑन लिखा है वो 0 ट्रीट होगा। अब इसका एड्रेसिंग करते कैसे हैं वो आप ये देखिए। जैसे ये फील्ड यूनिट नंबर 1 है, आपके 8 बिट दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 के अंदर अगर आप देख रहे हैं तो स्टार्टिंग के जो 4 बिट्स रहती हैं वो बताती हैं आपका कौन सा EM08 कार्ड लगा हुआ है। पहला EM08 कार्ड 8 बिट को कर सकता है मेंटेन, तो आप देखिए फील्ड नंबर 1 से लेकर फील्ड नंबर 8 तक ये सबकी बिट का जो नंबर स्टार्टिंग के 4 डिजिट होंगे वो सबके सेम होंगे, 1001 1001 1001 1001। अब सेकंड EM08 कार्ड गया तो 1 से लेके सेकंड नंबर पे चला गया, तो देखिए 1010। तो स्टार्टिंग के जो 4 डिजिट रहते हैं वो हमारा EM08 कार्ड का नंबर बताता है कि कौन सा EM08 कार्ड हमने यूज करा।
लास्ट के 4 डिजिट्स आपका एड्रेसिंग बताते हैं, लेकिन उसके अंदर भी आप देखिए क्योंकि 8 बिट है तो हमें ऑक्टागोनल जो, तो यहाँ पे जो 0 नंबर है ये फिक्स है सब में। लास्ट डिजिट आप देखेंगे कहीं पे भी कुछ भी चेंज नहीं होगा। 1 to 40 फील्ड यूनिट तक आपको लास्ट बिट जो है वो अनयूज्ड है, वो 0 पे ही है। अब बचती हैं बीच की 3। अब 3 बिट के अंदर फर्स्ट यूनिट का हो गया 000, सेकंड का हो जाएगा 001, थर्ड का हो जाएगा 010, फोर्थ का हो जाएगा 011, 100, 101, 110 एंड 111। अब ये सेकंड 9th बिट आ गई, तो 9 बिट के अंदर अलग से एक और आ जाएगा। हेलो, अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ, भेजता हूँ 2 मिनट। तो 9th नंबर बिट का जो आएगा आपका सेकंड EM0 कार्ड का नंबर आ गया 01010, लास्ट बिट 0 थी और फर्स्ट नंबर कार्ड है क्योंकि इसका फर्स्ट नंबर बिट हो जाएगी सेकंड EM0 कार्ड की, तो इसका नंबर आप वापस देखिए 000 आ जाएगा। तो हमें ये पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले हम यही बस ध्यान रखें कि स्टार्टिंग के 4 डिजिट जो हैं वो हमें बताता है कि कौन सा, आप स्टार्टिंग के 4 भी याद मत रखिए, नॉर्मल से आप देखिए फर्स्ट नंबर बिट जो है हमेशा 1 रहेगी। अब फर्स्ट कार्ड है आपका फर्स्ट EM08 कार्ड, तो फर्स्ट को डिजिटल में हम लिखते हैं 001, तो फर्स्ट कार्ड हो गया। सेकंड को हम लिखते हैं 010, थर्ड को हम लिखते हैं 011, तो ये 011, फोर्थ को हम लिखते हैं 100, तो ये 100, एंड फिफ्थ वन इज 101। मैक्सिमम जो हम एक एवल्यूटर में 5 कार्ड ही डाल सकते हैं, तो 5 काउंटिंग ही आ गई आप। फर्स्ट एंड लास्ट आर फिक्स्ड, फर्स्ट इज 1, लास्ट बिट इज 0। बीच की 3 जो 6 बिट्स बची उसमें स्टार्टिंग की जो 3 रहेंगी वो EM08 कार्ड का नंबर बताएंगी, और बाद की 3 जो रहेंगी उस डीपी का नंबर बताएंगी एड्रेसिंग। ये 1 नंबर डीपी है, 2 नंबर डीपी है, 3 नंबर है, 4th नंबर है एंड सो ऑन। ये डीपी नंबर का कॉन्फ़िगरेशन, ये एड्रेसिंग होती है इसकी। तो आप किसी भी एड्रेस के अंदर गलती से अगर बिना देखे आप भूल गए और एड्रेसिंग चेंज हो गई, तो आप एड्रेस जाके प्लीज चेक कर लें। हो सकता है कई बार एड्रेस चेंज होने के कारण से आपका कॉन्फ़िगरेशन नहीं हो पा रहा हो अगर आपने पूरा यूनिट चेंज करा हो। अब ये जो रहता है ये EM08 कार्ड के अंदर कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर रहता है बैक साइड। स्विच पैकेट्स रहते हैं, स्विच नंबर 1, स्विच नंबर 2। जैसे ही आप पीछे से खोलेंगे तो उसके अंदर ये स्विचिंग मिलेंगे। स्विच नंबर 1 इस 4 बिट ये आपका है, और स्विच नंबर 2 इन बिट्स के लिए होता है। तो इससे आप एड्रेसिंग कर सकते हैं। तो यहाँ तक आज एड्रेसिंग तक ही करते हैं। उसके आगे मेंटेनेंस में हमें क्या क्या वैल्यू लेनी है और इसके फेलियर की बिट्स कैसे चेक करनी है, क्या क्या कर सकते हैं वो देखेंगे, और उसकी नेक्स्ट क्लास में हम प्रोग्रामिंग देख लेंगे। तो सेल एक्सेल काउंटर का ये काम आपका खत्म हो जाएगा। अभी इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है और कुछ ऐड ऑन करना है तो बताएं। हेलो सर। हाँ जी बोलिए। हाँ सर, थोड़ा प्रैक्टिकल भी इसमें थोड़ा देख ले। हाँ जी, प्रैक्टिकल के अंदर मेन इशू यही है कि एक बार ये आप बंद होने दीजिए। हाँ, आप लोग एक बार फिजिकली आएंगे क्लास, मतलब छायापुरी आ जाइए कभी पास आपके, अगर छायापुरी पढ़ रहा है तो आप छायापुरी एक बार आ जाइए, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा दूंगा। और बाकी अगर जैसे अगर जाता हूँ तो कुछ वीडियो बना के ले आता हूँ, मैं वीडियो बना के इसमें शो कर दूंगा प्रैक्टिकली क्या क्या बराबर है होता है। सर। नहीं, इसमें अभी जो सी केबिन पे जो लग रहा है वो लग सी जाने केबिन के बाद भी जरा सी केबिन पे तो आपका एल्डाइन का ही रहेगा, एल्डाइन के अलावा सेल का भी आ नहीं रहा। वो आपके एल्डाइन नहीं एग्जिस्टिंग, रहेगा। जी जी, जो एग्जिस्टिंग है आपका एल्डाइन का वो ही लगने वाला है। अच्छा इस सी केबिन डी केबिन सेग्रीगेशन वर्क के अंदर अभी पास नहीं हुआ है सेल का एक्सेल काउंटर, तो अभी वो नहीं लग रहा है। पास हो जाएगा तो लगेगा वही सेल का ही। अभी अच्छा। जनरली आप प्रेफर सेल का ही कर रहे हैं, सेल एक्सेल काउंटर ही लग रहे हैं हर जगह। अच्छा सर। ये एल्डाइन वाला सर, वो रीडिंग विलिंग वाला कभी मिलेगा देखने का? क्या चीज? जैसे फेल होता है तो जो राइट करते हैं ना, जैसे हाँ जी, साइट जो से राइट अपने कर रहे हैं जाके। हम ट्रबल शूटिंग जो बोल रहा हूँ, ट्रबल शूटिंग अभी नेक्स्ट क्लास, मतलब कल की जो क्लास रहेगी उसके अंदर अपन ट्रबल शूटिंग ही देखेंगे, कैसे कैसे राइट करना है, क्या करना है और फेलियर में क्या क्या हो सकता है। अच्छा, नहीं, और जो सी के पे लगे वो वाला भी दिखा सकते हैं क्या सर? क्या चीज?
सी केबिन पे जो लगा है ना एक्सेल काउंटर। हाँ जी बिल्कुल दिखा सकता हूँ मैं वो दिखाऊंगा ही। सर मैं आपसे यही बोल रहा हूँ कि जैसे अगर कई बार हुआ है मेरे एक दिन मैं क्योंकि साइट पे रहता हूँ एक दिन घर पे रहता हूँ तो जिस दिन साइट पे रहता हूँ उस दिन हाँ लैपटॉप ले आके मैं साइट पे ही दिखा रहा हूँ। तो कल अगर मैं लैपटॉप लेके साइट पे ही जाऊंगा तो आपको साइट पे मेरा जो लगा हुआ है वो एक्सेल काउंटर को मैं जितना दिखा पाऊंगा वो दिखा दूंगा ओके कि किस टाइप से सर दिख रहा है। ठीक है सर। ठीक है। ये और किसी को कोई प्रॉब्लम मीटिंग एंड करता हूँ। थैंक यू। थैंक यू सर। हाँ जी थैंक यू। ओके देखो साहब बताओ तने देखो